हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य। तो अभी हमने पढ़ा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में और गुप्त साम्राज्य का जो भी शुरुआती दिन था, वो सारी चीजें हमने अपनी पहली वीडियो में कवर कर ली है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है साथियों इसी में, तो वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में हमने बहुत सी चीजें उसमें बताई थी। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं साथियों। तो देखिए, समुद्रगुप्त से संबंधित अगर आपको सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है तो वो मिलती है समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में ही बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यावर्त का युद्ध लड़ा और गंगा घाटी वाला जो क्षेत्र आप देखते हैं एवं राज्यों का जो आप देखें तो गुप्त साम्राज्य में विलय बहुत सारे राज्यों का किया, समुद्रगुप्त ने किया था। ठीक है। और उस समय कहा जाता है कि दक्षिणापथ के 12 राज्यों के द्वारा समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। तो याद रखना है, दक्षिणापथ के 12 राज्यों द्वारा समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की गई थी। और जिसमें आप देखेंगे तो पल्लव शासक भी इसी के लिस्ट में आते थे, मतलब जो 12 राज्य थे उन्हीं में से पल्लव शासक भी थे। वहीं अगर हम बात करें असम, बंगाल, पंजाब के सीमावर्ती शासक भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे तथा पड़ोसी राज्यों में आप देखेंगे तो शको, कुषाणों एवं श्रीलंका का भी उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। मतलब जो पड़ोसी राज्य हुआ करते थे समुद्रगुप्त के टाइम में, तो उसमें आप देखेंगे तो देखने को मिलता है शक और कुषाण, ये क्या हुआ करते थे, पड़ोसी राज्य हुआ करते थे गुप्तों के। और साथ ही साथ श्रीलंका के शासक का भी उल्लेख मिलता है। जो श्रीलंका के उस समय शासक थे मेघवर्ण हुआ करते थे। और श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में बुद्ध के मंदिर, मतलब बौद्ध मंदिर निर्माण करने की अनुमति मांगी थी और समुद्रगुप्त ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी थी। जिससे पता चलता है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक से ज्यादा धर्म भी फलीभूत हो रहे थे गुप्ता टाइम पीरियड में। ठीक है, गुप्ता टाइम पीरियड मतलब समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं साथियों। और समुद्रगुप्त किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए थे, ये खास बात आपको देखने को मिलती है। और यही वजह है कि उनकी सफलताओं के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। हाँ, ये थोड़ा दुखद है कि भारत का नेपोलियन कहा गया, ये सबसे गलत बात है, क्योंकि नेपोलियन आप देखते हैं तो कहाँ आपको आधुनिक भारत में देखने को मिलता है, जबकि आप देखेंगे समुद्रगुप्त जो है वो प्राचीन काल के भारत के टाइम में आपको देखने को मिलते हैं। मतलब आधुनिक अगर विश्व का इतिहास आप पढ़ते हैं तो आपको नेपोलियन देखने को मिलेगा। ठीक है। और प्राचीन भारत के इतिहास में आप देखेंगे तो आपको समुद्रगुप्त देखने को मिलता है। तो टाइम पीरियड का काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है और लगभग 1000 वर्ष से ज्यादा, मतलब वही 1200-1400 वर्ष का अंतर अगर देखने को मिलता है। तो कोई राजा अगर 1500 साल या फिर 1200 साल पहले अगर कोई आया शासन किया, उसके बाद आप देखते हैं तो कोई राजा बाद में आ रहा है, फिर उसकी संज्ञा उससे दे दी जाए उपाधि, इस तरीके की सही बताया जाए तो गलत तरीका है। लेकिन हमारे इतिहास को ज्यादातर अंग्रेजों ने ही लिखा था उस टाइम पीरियड में, और यही वजह है कि आपको इस तरीके की उपाधियां देखने को मिलती है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, या फिर भारत का माइकियावेली किसे कहा गया है। इस तरीके की आप बहुत सारी उपाधियां पढ़ते हैं। तो ये जो आप उपाधियां पढ़ते हैं, इस तरीके की गलत कंपैरिजन किया गया भारत के इतिहास में, ये खास बात आपको देखने को मिल जाती है। जबकि जब कंपैरिजन का आप टाइम पीरियड देखेंगे ना, तो काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल देगा। ऐसा नहीं कि चाणक्य और मैकियावेली में ज्यादा आपको है ना बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा ईयर्स का। ठीक है। कहाँ चाणक्य आप देखते हैं तो ईसा पूर्व के काल के होते हैं। ठीक है। तो इनके बीच टाइम डिफरेंसेस काफी ज्यादा थे। चाणक्य आप देखते हैं तो चौथी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आपको देखने को मिलते हैं। वहीं मैकियावेली आप देखेंगे तो 15वीं एवं 16वीं सदी में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो 15वीं और 16वीं सदी ईसा में आपको देखने को मिल रहे हैं, और कहाँ कोई एक इंसान ईसा पूर्व में देखने को मिल रहा है। तो काफी ज्यादा अंतर है, मतलब लगभग बोला जाए तो 1800 से 1900 साल का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि मोटे मोटे तौर पे जहां पे 2000 सालों का अंतर हो, तो काफी ज्यादा डिफरेंस होने के बाद भी इस तरीके की संज्ञाएं दी गई, तो ये कहीं से भी हमें नहीं लगता उचित है। लेकिन फिलहाल आपको पढ़ना पड़ेगा कि भारत का मैकियावेली किसे कहा गया है, या फिर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपको पढ़नी पड़ती है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो आप मैकियावेली को देख लिए। अगर हम नेपोलियन की बात करते हैं तो 1799 में फ्रांस की सत्ता संभालने वाले थे नेपोलियन। ठीक है, 1799 ईस्वी में। और जहां आप देखते हैं समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड होता है साथियों 335 एडी में।
तो 335 एडी से इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। तो इस तरीके काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त राजवंश की जो बागडोर है वो संभालते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका जो टाइम पीरियड है 375 से लेके 415 ईसा पूर्व माना गया है, या फिर आप देखेंगे तो कहीं पे आपको 380 से लेके 412 एडी तक देखने को मिल जाता है। तो अलग अलग आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगा अलग अलग बुक में, लेकिन आप ये मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि लगभग मतलब वही है 380 से लेके 412 एडी तक इनका कार्यकाल माना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही परम भागवत एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर थी। अब इसका रीजन है कि इन्होंने संभवतः शक शासकों को पराजित किया था, जिसके उपलक्ष्य में इन्होंने परम भागवत और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इनके दरबार में आपको नवरत्न देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप देखें कालिदास हो गए, अमर सिंह हो गए एवं धन्वंतरी जैसे आपको विद्वान देखने को मिल जाएंगे। और अभिज्ञान शकुंतलम आप जानते ही हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। और अभिज्ञान शकुंतलम ये पहली रचना है, भारतीय रचना है, जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, मतलब फर्स्ट बुक है। इसके बाद बहुत सी किताबें हुई जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, लेकिन जो पहली अंग्रेजी अनुवाद की गई वो अभिज्ञान शकुंतलम थी। ठीक है, इतना याद रखना है। और एक चीज और आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में एक चीज और आपको देखने को मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह महाराष्ट्र के वाकटक राजवंश से में की थी। और खास बात है कि जब वाकटक शासक की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद पुत्र संरक्षिका के तौर पर प्रभावती गुप्त ने शासन संभाला था। और सातवाहन उस टाइम पीरियड में काफी कमजोर हो गए थे, जिसकी वजह से आप देखें सातवाहनों का जो पूरा का पूरा साम्राज्य विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में इनका सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति हुआ करती थी सातवाहनों की। लेकिन जब सातवाहन कमजोर पड़ गए तो उस समय आप देखेंगे तो आंध्रा वाले क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंश आपको देखने को मिल जाता है और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आपको वाकटक देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक वंश में किया तो उन्होंने एक तरीके से बोला जाए तो हिडन तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार महाराष्ट्र वाकटक तक कर लिया था। ठीक है। और दिल्ली के महारौली में आप देखेंगे तो लौह स्तंभ आपको देखने को मिलता है और ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का है। और एक बात और है कि ये जो महरौली में बना है लौह स्तंभ, इसमें अभी तक जंग नहीं लगा, मतलब जंग रोधी है, मतलब जंग से ये क्या करता है, फाइट करता है और जंग अभी तक नहीं लगा। ये बहुत बड़ी बात है। और सोचिए आज के टाइम पीरियड में आप लोहे का कोई भी चीज अगर आप खुले में छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए तो उसमें पूरा का पूरा जंग लग जाता है। और उस टाइम पीरियड का बना हुआ ये लौह स्तंभ अभी तक सोचिए जंग रहित है, जंग इसमें नहीं लगा हुआ है। और इसी के काल में आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही काल में आप देखेंगे तो चीनी यात्री फाहियान आते हैं। और जो चीनी यात्री फाहियान आते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है भारत आने का तो वो होता है 399 ईस्वी से लेके 414 ईस्वी तक आपको देखने को मिल जाते हैं। और इन्होंने जब भारत की यात्रा की तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बौद्ध ग्रंथ को जानना। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में साथियों। और वहीं अगला जो शासक आते हैं गुप्त वंश में वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही पुत्र हैं, उनका नाम है कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त प्रथम को ही महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। अब ये बात और आपको याद रखनी, कुमारगुप्त से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है तो कुमारगुप्त के बिलसड़ अभिलेख से या फिर आप कह सकते हैं मंदसौर अभिलेख से या कर्मदंडा अभिलेख से आप कुमारगुप्त के शासनकाल से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कुमारगुप्त के अभिलेख की बात किया जाए तो इनका जो अभिलेख था वो विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जिससे इनके पूरे के पूरे साम्राज्य विस्तार का पता चल जाता है। और इनका शासन अगर पूर्व में बात किया जाए तो मगध एवं बंगाल तक फैला हुआ था, जबकि वही पश्चिम क्षेत्र में आप देखेंगे तो गुजरात तक फैला हुआ था। कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था और उनके शासन के अंतिम वर्ष में आप देखें तो विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये विदेशी आक्रमण सफल नहीं हो पाते, जिसका मुख्य कारण यह था कि जो कुमारगुप्त थे उनका जो पुत्र था स्कंदगुप्त काफी ताकतवर राजा था। ठीक है। और इसे गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक के तौर पे भी जाना जाता है स्कंदगुप्त को। तो स्कंदगुप्त ने हूणों को हर बार पराजित किया ताकि वो भारत पे आक्रमण न कर पाए। तो अगला जो हमारा शासक होगा साथियों वो होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।